guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो हम लोग आ गए हैं फिर से आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरी लेकर के। पर रुको रुको रुको, आज की जो ये वीडियो है ना, ये कोई नई हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि इसकी पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना दी है। तो अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से उसको देखो, उसके बाद इस वाली वीडियो को देखो, अदरवाइज फिर वीडियो समझ में ही नहीं आएगी। एंड दूसरी बात, पार्ट 1 में आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है ना, थैंक यू सो मच। मतलब कि शाबाशी हमें भी देनी चाहिए, क्योंकि हमने भी इतना भयंकर सस्पेंस क्रिएट करके रख दिया है ना कि 2 दिनों से ना आप लोगों ने इतने सारे डीएम किए हैं एंड कमेंट्स में तो आपने भर दिया है, दीदी पार्ट 2 कब आएगा, दीदी आगे क्या हुआ था, दीदी जल्दी वीडियो लाओ ना। तो टेंशन मत लो, आपकी दीदी वीडियो लेकर के आ गई है। तो रानी, आर यू एक्साइटेड? हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इस सेकंड पार्ट में ना कसम से डर आपको दुगना लगेगा, और साथ ही साथ जो आपका कलेजा है ना, वो तो 2 बार टुकुर टुकुर करेगा, क्योंकि इस पार्ट 2 में इतनी सारी डरावनी इंसिडेंट हुए हैं ना, कसम से पढ़ के हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे भाई साहब, बहुत ज्यादा डर लग गया था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीट की पेटी को कस के बांध लो और कानों में ईयरफोन डाल के फोन को भी कस के पकड़ लो। क्या पता धुकुर धुकुर वाली आंटी साथ में आपके साथ रजाई में ये स्टोरी सुनना चाह रही हो। माहौल दुगना करने के लिए रूम की लाइट्स भी ऑफ कर लो। तो चलो कहानी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि रिया के नाना जी, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, रिया के सपने में आते हैं एंड सपने में आकर के रिया को चेतावनी देते हैं कि रिया, तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, भले अगर तेरे को मन नहीं है तो तू किसी को मत बता, पर तेरी माँ को जा करके सारी सच्चाई बता दे। नाना जी को सपने में देखने के बाद ना रिया की झटके से नींद खुलती है और वो उठ करके बैठ जाती है। रिया कश्मकश में थी। उसके बाद रिया ने सोचा ना कि ज्यादा नहीं सोचते हैं, जो उसकी गट्स फीलिंग बोल रही है ना, रिया ने वही किया। वो दौड़ करके अपनी माँ के पास जाती है। तो वहां पर रिया क्या देखती है कि उसके कोने वाले कमरे में रिया की मम्मी, रिया की नानी, रिया की बड़ी मामी और रिया की छोटी मामी बैठी हुई थी, और बैठ करके ना वो सारे लोग भी किसी नेगेटिव एनर्जी के बारे में ही बात कर रही थी। मतलब कि माहौल डरावना बना हुआ था। रिया जाकर के उन लोगों को ज्वाइन कर लेती है, और वहां पर रिया क्या सुनती है कि उसकी छोटी वाली जो मामी है, जो कि बैंगलोर में रहती हैं, वो बता रही होती हैं कि जब वो शादी करके नई नई आई थी ना, तो उन्हें भी अक्सर फील होता था ना कि छत पर कोई औरत रात के करीबन 3 बजे ना डेली दौड़ा करती थी। जब उसकी मामी ने कोशिश किया देखने का कि आखिर वो औरत है कौन, तो उसकी मामी को कोई नहीं दिखा, बट उन्हें हल्का सा आभास हुआ था ना कि कोई परछाई जैसा कुछ दिख रहा है। उसके बाद उसकी मामी बहुत ज्यादा डर गई। फिर रिया ने ना मामी को बीच में ही इंटरप्ट किया, और रिया ने कहा कि पता है मम्मी, पता है नानी, अभी ना कुछ दिन पहले मुझे ना छत पर बड़ी वाली मौसी दिखी थी। रिया ने अभी इतना कहा, और ये कहते ही रिया का जो पूरा शरीर था, पूरा बदन था ना, वो अजीब तरीके से अकड़ने लगा था। कह सकते हैं मिर्गी इज द करेक्ट वर्ड। उसे वैसे दौरे पड़ने लगे। एंड रिया को पहले से कभी मिर्गी विर्गी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद ना रिया की नानी कस करके रिया को पकड़ लेती है। रोते रोते रिया की नानी कहती है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि इस छोटी सी लड़की को ना रात के 10-11 बजे तुम लोग छत पे मत जाने दिया करो, उस कमरे में इसको अकेले फोन मत चलाने दिया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है। अभी तो रिया की नानी रिया को संभाल ही रही थी, तब तक वो लोग क्या देखते हैं कि रिया के मुंह से ना झाग निकलता है। सांप के काटने के बाद लोगों के मुंह से जो झाग निकलता है ना, जिसको हम लोग फेन भी बोलते हैं, पूरे रिया के मुंह से निकलने लगा। उसके बाद घर वाले डर गए कि आखिर ये रिया को क्या हो गया। रिया की मामी दौड़ करके जा करके सारे मामा को बुला करके लाती है। उसके बाद लॉकडाउन का समय चल रहा था, जैसा कि हमने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, तो गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद अगल बगल के किसी वैद्य को बुला करके लाया जाता है। वैद्य रिया को देखते के साथ कह देते हैं कि पता नहीं इस लड़की को क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग एक काम करो, जल्द से जल्द शहर ले जाओ। ऐसा कहने के बाद वैद्य अपना बोरिया बिस्तर उठा करके वहां से चले जाते हैं। नानी तुरंत से कहती है कि इसका इलाज कोई भी डॉक्टर या वैद्य नहीं कर सकता, मेरी बात मानो और जल्दी से किसी झाड़ फूक करने वाले को बुला करके लाओ। पर भाई साहब, उस लॉकडाउन में दोपहर की गर्मी में कहां से कोई झाड़ फूक करने वाले को लाएगा। बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें एक झाड़ फूक करने वाला मिलता है। तो जब झाड़ फूक वाले आते हैं ओझा, तो वो क्या बोलते हैं कि रिया को घर के बीचों बीच आंगन में बैठाया जाए। किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया था, किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया था,
क्योंकि रिया बहुत ही ज्यादा छटपटा रही थी। समझो कि किसी मछली को पानी से निकाल दिया गया हो। हिम्मत करके रिया की जो नानी थी, रिया को कस के पकड़ ली, अपने बाहों में जकड़ ली ताकि रिया हिले नहीं। इसके बाद जो ओझा थे उन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि एक लोटे में, पीतल के लोटे में पानी लेके आओ और एक भर के बाल्टी पानी लेके आओ। इसके बाद ओझा ने उस पानी को पढ़ा और पानी को पढ़ते ही जैसे ही वो रिया पे फेंकना स्टार्ट किए और रिया में समझो ऐसी शक्ति आ गई कि उसने अपनी नानी को एक लात मारा। अपनी नानी को ऐसा लात मारा कि उसकी नानी इतना जोर से फेंका गई ना। इसके बाद ओझा फिर से पढ़ा हुआ पानी रिया के शरीर में फेंकते हैं तो रिया बोलती है कि बचाओ बचाओ, कोई हमको बचाओ। ऊपर देखो बड़ी मौसी घूम रही है छत पे और मेरे को देख के हंस रही है और खिलखिला रही है और वो कितना मजा ले रही है। मेरे को कोई बचाओ, देखो ना वो ऊपर दौड़ रही है। और सच में वहां पर आंगन में जितने लोग मौजूद थे, किन्हीं को भी बड़ी मौसी दिखाई और सुनाई नहीं दे रही थी। रिया के अलावे वहां पर एकमात्र ओझा ही थे जिनको महसूस हो रहा था कि छत पे कोई तो नेगेटिव एनर्जी है। वो बस उस चीज को आभास कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रिया की नजरें जा रही थी ऊपर छत पे, उसी डायरेक्शन में जो ओझा थे वो लोटे में से पानी निकाल के ऊपर छत में फेंके जा देते। 5 से 10 मिनट ये प्रोसेस किया गया। इसके बाद रिया थोड़ी सी शांत हो गई थी। शांत होने के बाद उसका शरीर कंट्रोल में आ गया था, लेकिन अब यहाँ पर रिया बेहोश हो गई थी। जल्दी से होश में लाया गया और होश में लाने के बाद आंगन में ही खटिया बिछा के रिया को वहीं पर सुला दिया गया। जाते जाते उस ओझा ने ना रिया को कुछ ताबीज दिए थे, साथ ही साथ कुछ लोहे का सामान दिया था एंड झाड़ू के तिनके वगैरह दिए थे और रिया को कहा था कि उस ताबीज को वो कभी भी नहीं खोले और साथ ही साथ जब वो सोती है ना तो वो जो लोहा का सामान था एंड जो झाड़ू का तिनका था उसे अपने तकिए के नीचे रख करके सोया करे। उसके बाद ना अब उस घर में सारे लोग दहशत में रहने लगे थे। मतलब वो लोग तो रात में सोना ही भूल गए थे। रिया बताती है ना कि पता है दीदी, हम लोग रात भर जागते थे एक कमरे में अकेले बैठ करके एंड दिन में हम सारे लोग ना सोया करते थे, वो भी बारी बारी करके। और रिया एक हंसी की बात बताती है कि उसके जो छोटे वाले मामा थे ना, जो कि बैंगलोर में रहते थे, वो बहुत बड़े डरपोक थे एंड वो तो दिन में भी जब पॉटी जाते थे ना तो बाहर घर के नौकर को खड़ा रखते थे और दरवाजा भी खुला रखते थे। बेचारे उस नौकर की ना नाक दबाए दबाए सांस रुक जाती थी, पर मामा जी ने ना उसे हड़का के रखा था कि अगर तू यहाँ से मुझे छोड़ करके गया ना तो तुझे मैं नौकरी से निकाल दूंगा। अब बताओ, आप ही सोचो कि उस घर में कितना ज्यादा डर का माहौल फैल चुका होगा। एक बार की बात है, रिया की मम्मी बोलती है कि आखिर कब तक हम लोग उससे ऐसे ही डरा करेंगे और कब तक हम लोग अपना रूटीन बिगाड़ा करेंगे। ऐसे तो माँ की भी तबीयत खराब हो जाएगी, सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम करते हैं, हम लोग साथ में सोते हैं। अगर हम लोग साथ में रहेंगे ना तो शायद वो नहीं आएगी। उसके बाद उनके गांव का घर का जो सबसे बड़ा कमरा था ना, सब लोग क्या करते हैं, गर्मी का मौसम था, उसी कमरे में दरी चटाई वगैरह बिछाते हैं एंड सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग आज सब कोई एक साथ इसी कमरे में सोएंगे। उस रात ना रिया को सबसे कोने में सुलाया गया था। ठीक है, रिया सोई थी सबसे पहले, उसके बाद उसकी मम्मी सोई हुई थी एंड रिया के बगल में थोड़ा सा स्पेस था। ऑब्वियसली कौन दीवार में सट करके सोता है। तो रिया ना अचानक से रात के 3 बजे उठती है और वो क्या देखती है ना कि उसके इधर तो मम्मी सोई थी, उसके इधर मतलब कि जिधर दीवार था उधर भी एक औरत सोई हुई है। और जब रिया ध्यान से देखती है ना कि आखिर ये कौन है, पहले तो रिया को लगता है कि मे भी कोई मामी होगी, मौसी होगी, पर जब ध्यान से देखती है तो क्या देखती है, ये तो मम्मी की डुप्लीकेट है। मतलब इसने तो वही कपड़े पहने हैं जो मेरी मम्मी ने पहने हैं। इसने तो बिल्कुल मेरी मम्मी के स्टाइल की सिंदूर लगाई है, मम्मी की तरह बिंदी लगाई है, मम्मी के जैसे चूड़ी पहन करके रखी है। अब रिया को समझ में आ गया था कि यहाँ उसके साथ गेम हो गया है। अब रिया ना डर के मारे चिल्लाने लगी और गलती से रिया ना जा करके जो दीवार के साइड वाली औरत थी ना उसको हक करके बोलती है, मम्मी मम्मी देखो वो कौन है, वो कौन है। मतलब बेसिकली रिया ने भूत को हक कर लिया था। उसके बाद वो जो भूत है वो उठती है, वो रिया को बोलती है, अरे बेटा कोई नहीं है, कहाँ है, कोई टेंशन मत लो, हम है ना। तब तक रिया की नजर पड़ती है बगल में सोई हुई औरत के हाथ पर। ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि मामा के बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोग गांव में इकट्ठा हुए थे एंड फर्स्ट बर्थडे की खुशी में बहुत बड़ा हवन किया गया था। तो उस हवन में ना सभी घर के लोगों को हाथ में ना मौली धागा पहनाया गया था। मतलब कि हम हिंदुओं में जब भी पूजा होता तो हम लोग हाथ में धागा बांधते हैं, तो जो औरत सोई हुई थी ना उसके हाथ में वो धागा था। रिया के दिमाग में एक चीज क्लिक होती है कि अगर ये भूत है तो इसने मौली धागा कैसे बांधा है।
फिर जिस औरत को उसने हक किया था ना, उसने उसका हाथ देखा और वो क्या देखती है कि उसके हाथ में मौली धागा नहीं है। अब रिया जैसे ही हटती है ना, वो औरत उसको जकड़ लेती है और बोलती है कहाँ। उसके बाद रिया की ना डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही होती है। अब रिया जोर जोर से छटपटाने लगती है, वो हाथ पैर मारती है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बट रिया में इतनी ताकत कहाँ कि वो उससे छुटकारा पा सके। अब रिया की असली माँ की नींद खुलती है। जैसे ही उनकी नींद खुलती है ना, उन्होंने क्या देखा कि रिया ऐसे सिकुड़ करके बैठी हुई है और ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने रिया को जोर से जकड़ करके रखा हुआ है, पर कोई बगल में दिख नहीं रहा था। रिया चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी, अपने हाथ पांव नहीं मार पा रही थी। अब उसकी मम्मी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे क्या करे। वो सारे घर वालों को आवाज देती है, सबको पकड़ती है, बोलती है उठो उठो उठो, देखो रिया को क्या हो रहा है। जाकर के नानी रिया को पकड़ती है, उसकी मम्मी जाकर के गंगा जल लाती है, गंगा जल ला करके रिया के ऊपर छिड़कती है। तब जाके रिया राहत की सांस लेती है और फिर बताती है कि मम्मी अभी ऐसा ऐसा हुआ था। अब घर के जो लोग थे ना, डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाती है। जो अभी धुकुर धुकुर इंटू 1 हो रहा था ना, अब वो धुकुर धुकुर इंटू 10 में कन्वर्ट हो चुका था। ये जो रात थी ना, वो रिया अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलने वाली थी। अगले दिन क्या होता है, जल्दी से वही ओझा को बुलाया जाता है जो रिया का पहले इलाज करके गए थे। और मामा जैसे ही जाते हैं उनको बुला के लाने के लिए, वो अपना हाथ जोड़ के बोल देते हैं कि नहीं महाराज जी, अब मेरे से नहीं होगा। मेरे को जितना भी ज्ञान आता था और जितनी भी हम मदद कर सकते थे वो हम कर दिए, क्योंकि ये आपके घर का भूत है। अगर बाहर से कोई नेगेटिव एनर्जी पकड़ लेती ना रिया को, तो हम कुछ कर भी सकते थे, लेकिन घर के भूत का कोई इलाज मेरे पास नहीं है। अब यहाँ पर मामा को समझ में आ नहीं रहा था कि आखिर आप क्या करें। एक तो लॉकडाउन में इतनी मुश्किल से एक ओझा मिला, वो भी अपनी हाथ छुड़ाकर भाग गया। अब यहाँ पर जब मामा खाली हाथ घर वापस आए, अब सबने सोचा कि आखिर अब क्या करें। अब यहाँ पर जो रिया की बड़ी मामी है ना, उन्होंने यहाँ पर हिम्मत दिखाया और रिया की मम्मी को बोला कि देखिए दीदी, रिया मेरी बेटी की जैसी है, तो एक बार ना मेरे को मौका दीजिए, शायद हम इसका कुछ हल निकाल पाए। क्योंकि रिया की जो बड़ी मामी है ना, वो शुरू से गांव में रही है, तो थोड़ा बहुत उनको भी नॉलेज था और थोड़ा भूत से भी मुलाकात उनका हो चुका था। फिर यहाँ पर रिया की मम्मी बोली कि ठीक है भाभी, आपको जो करना है वो भी आप कर लीजिए, क्योंकि हम बस चाहते हैं कि मेरी बेटी बस ठीक हो जाए। फिर रिया की बड़ी मामी ने मामा जी से कहा कि आप खड़ी हल्दी लाओ और एक हनुमान चालीसा की बुक लेके आओ। इसके बाद तुलसी पत्ता और गंगा जल भी लाया गया और सारा इंतजाम कर लिया गया। इसके बाद रिया के हाथ पैर सारे लोगों ने पकड़ लिए और खासकर रिया की मम्मी को बोला गया कि आप रिया का जो मुंह है ना, वो कस के पकड़ लो, ताकि रिया अपना मुंह को हिला ना पाए, क्योंकि उसके कान में हल्दी डालनी थी। हल्दी पाउडर नहीं, वो जो खड़ी हल्दी की लकड़ी होती है ना, क्योंकि कहा जाता है जो खड़ी हल्दी होती है ना, वो पवित्रता का प्रतीक है, जिनसे कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है वो दूर भागती है। अब यहाँ पर जैसी रिया की बड़ी मामी ने रिया के कानों में हल्दी डाली, वो ना हंसने लगी और उसकी हंसी बदल गई थी। अब तो रिया की आवाज भी इको करने लगी थी, वो डबल डबल आवाज में बोल रही थी। अब यहाँ पर सबको समझ में आ गया था कि रिया के शरीर में मौसी आ चुकी है। अब इसके बाद बड़ी मामी ने मामा को इशारा किया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसके बाद बड़ी मामी ने तुलसी के पत्ते को लेके रिया के मुंह में ठूसने लगी और बोलने लगी कि तू बोल कि मेरी बेटी को परेशान क्यों कर रही है और इसके शरीर में क्यों आई है। अब यहाँ पर पहले तो वो खूब हंस रही थी, कभी हंस रही थी, हंसते हंसते रो रही थी, किसी को तो समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर ना रिया की जो मम्मी है ना, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जो अपनी बेटी का हालत देख रही थी ना, कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब यहाँ पर भगवान ने नहीं पता उन्हें शक्ति कैसे दे दी, सबको बोला कि छोड़ो, हम अपनी बेटी को पकड़ेंगे और हम इससे सवाल पूछेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। अब यहाँ पर रिया की मम्मी इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई थी ना कि वो गाली दे दे के बात कर रही थी कि तू मेरी बेटी को क्यों पकड़ी है, हमने तुम्हारा कुछ कभी नहीं बिगाड़ा है। इसके बाद रिया के शरीर से आवाज आई कि हम तो देख रहे थे कि तेरी बेटी में ऐसा आखिर है क्या, जिसके कारण इसका बाप इसको बहुत ज्यादा मानता है। मेरी और मेरी बेटी ने तो कोई गलती नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके बाप ने मेरे को जान से मार दिया और अपनी बेटी को भी नहीं मानता है। अब हम तेरा पति और तेरी बेटी
दोनों को यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद तुम भी मेरे जैसा अकेले रहना और मेरे जैसे तड़पना। अब यहाँ पर रिया की मम्मी बोली कि दीदी हम आपके साथ ऐसा क्या किए हैं? तुम्हारे पति ने तुमको प्यार नहीं किया, तुम्हारी बेटी को प्यार नहीं किया, तो तुम जाके उनको तड़पाओ ना, उनको परेशान करो, हम लोग के पीछे आखिर क्यों पड़ी हो? तब यहाँ पर रिया के अंदर से आवाज आती है, एक काम कर, अपना पति मेरे को दे दे और ये बेटी अपने साथ ले जा। अब यहाँ पर रिया की मम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, गाली देके बोली कि ना हम अपना पति तुमको देंगे, ना ही अपनी बेटी तुमको देंगे, तुमको हम बहुत प्यार से मना लिए, अब देख तुम्हारा हम क्या करते हैं। और ये बोलते के साथ ही सारा गंगा जल का पानी रिया के शरीर में उछल दी और साथ ही साथ तुलसी के पत्ते को रिया के मुंह में ठूसने लगी। अब यहाँ रिया अपने होश में नहीं थी। कुछ देर तक तो रिया हंसी चिल्लाई, लेकिन थोड़ी देर बाद रिया फिर से बेहोश हो गई। अब यहाँ पर बड़ी मामी बोल दी थी कि शायद लगता है कि बड़ी मौसी इसके शरीर से निकल गई है। इसके बाद रिया को अच्छे से उसके शरीर में मालिश किया गया, उसे होश में लाया गया। इसके बाद रिया की जो हालत हो गई थी ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। जैसा कि दीदी ने बताया कि वो मॉडलिंग करती है, इसलिए बहुत ही ज्यादा अपने चेहरे का बहुत ही ख्याल रखा करती थी, लेकिन उसको डार्क सर्कल्स, बहुत ज्यादा पतली और इतनी खराब दिखने लगी थी ना रिया कि जैसे उसे कोई बीमारी हो गई है। लेकिन अब तक ये सारी खबर उसके पापा के कानों तक नहीं पहुंची थी। मामी ने जो उस रात प्रोसेस किया था ना, लोगों को लगा था कि अब हो सके तो रिया ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन भी सेम इंतजाम किया गया। जैसे ही आधा हनुमान चालीसा पढ़ा गया और रिया का बॉडी अजीब बिहेव करने लगा। इसी बीच रिया के शरीर में ऐसी ताकत आ गई थी ना कि उसने जोरदार अपनी बड़ी मामी को थप्पड़ जड़ा और इतनी जोर से मार दिया ना कि रिया की बड़ी मामी की कान की बाली नीचे कट के गिर गई थी और थोड़ी सी रिया की मामी जख्मी हो गई थी, जिसके कारण उस दिन वो प्लान को पोस्टपोन कर देना पड़ा था। रिया की मामी ने जो भी प्रोसेस किया ना, उससे एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि आउट ऑफ जलन उसकी बड़ी मौसी ये सब चीज करी थी। उसके बाद ना सब लोगों ने इसी कंक्लूजन को निकाला कि ये छोटे मोटे चीज करने से ना कुछ नहीं होने वाला, ऐसे रिया की हालत सुधरेगी नहीं बल्कि बद से बदतर होती जाएगी। उसके बाद बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की गई, तब नानी को एक बाबा जी के बारे में पता चला जो कि शायद देवघर से थे और उन बाबा जी से बातचीत की गई। बाबा जी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण वो अभी गांव तो नहीं आ सकते, पर वीडियो कॉल पे ना वो जरूर रिया को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब वो बाबा जी ना उन लोगों के लिए डूबते को तिनके का सहारा बन करके आए थे। बाबा जी को वीडियो कॉल लगाया गया और वहां पर बाबा जी ने रिया से पूछा कि सबसे पहले तेरे शरीर पर वो औरत कब आई थी। तब रिया ने याद करके बताया कि बाबा जी वो ना थर्सडे का दिन था, मतलब कि बृहस्पतिवार का दिन था। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, जहां से उसकी शुरुआत हुई है ना, जहां से उसकी जड़ है ना, हम लोग उसी दिन उसका खात्मा भी करेंगे। थर्सडे के रात तुम आना वीडियो कॉल पे, उस दिन तुमको हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। घर वालों ने बोला कि ठीक है। सब लोग अगले आने वाले थर्सडे का वेट करते हैं। उस थर्सडे को ना रात के 8 बजे सारे लोग वीडियो कॉल पे बैठ जाते हैं। वहां पर बाबा जी बोलते हैं कि सबसे पहले रिया को क्या करो, एक खाट पर लिटा दो। उस खाट पर लिटाने के बाद रिया के दोनों हाथ बांध दो, दोनों पैर बांध दो और एक गीले तौलिए को, मतलब उस तौलिए को ना गंगा जल से गीला करना था, टॉवेल, और उसको रिया के मुंह में लपेट दो ताकि वो कहीं से भी सांस नहीं ले पाए। और उसके मुंह में भी ना कपड़ा ठूस दिया गया था ताकि वो चिल्ला भी नहीं पाए। यहाँ पर बाबा जी ने रिया को बोला कि देख बेटा, तू घबराना मत, हम लोग ये सब इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि सफोकेशन के कारण वो औरत तेरे शरीर से बाहर निकल जाए और उसको इतना तड़पाएंगे कि डर के मारे वो दोबारा हिम्मत नहीं करे तेरे शरीर में आने के लिए। बस तू हिम्मत बनाए रखना, तू हिम्मत मत हारना। रिया ने भी मन में सोचा कि ऑलरेडी मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब हो ही रही है, थोड़ा और दुख सह लेते हैं। उसके बाद बाबा जी ने वीडियो कॉल पर ही क्या कहा कि एक बड़े से बाल्टी में पानी लाओ और बाबा जी ने उसमें अपनी मंत्र फूकी और बाबा जी ने कहा कि जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ूंगा ना, तुम लोग क्या करना, लोटे से पानी को उठाना और जोर जोर से रिया के मुंह पर उस पानी को फेंकना। रिया भले कितना ही तड़पे, कितना ही चिल्लाए, कितना ही रोए, भले ही तुम लोग को कितना ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, पर कोई भी भावनाओं में मत बहना। और यहाँ पर देखो होता क्या है, वो नेगेटिव एनर्जी कितनी ज्यादा चंट रहती है, वो
ये सारी बातें सुन रही होती है और ये प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही ना वो रिया के शरीर को छोड़ करके बाहर निकल गई होती है। यहाँ पर रिया के साथ प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये प्रोसेस इतना ज्यादा दर्दनाक होता है ना। रिया बताती है कि पता है दीदी, मतलब मैं कहीं से भी सांस नहीं ले पा रही थी, मैंने बहुत हिम्मत किया। रिया ने फिर भी 5 से 7 मिनट तक सरवाइव किया। 5-7 मिनट के बाद अब रिया की हिम्मत जवाब दे रही थी। असर कुछ भी नहीं हो रहा था, रिया को बस दर्द पे दर्द मिला जा रहा था। यहाँ पर ना रिया जोर जोर से हिलने डुलने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है पर चिल्ला नहीं पा रही होती है। और यहाँ पर रिया बताने की कोशिश करती है कि अरे हमको छोड़ो, वो मेरे शरीर के अंदर नहीं है। यहाँ पर रिया को बहुत ज्यादा छटपटाता हुआ देख करके ना बाबा जी ने सबसे कहा कि रिया के मुंह से कपड़ा हटा दो, शायद वो एनर्जी हम लोगों से कुछ कहना चाह रही हो। रिया के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है। कपड़ा निकलते ही सबसे पहले तो रिया ने सांस लिया और सांस लेने के बाद चिल्ला चिल्ला कर रिया रोने लगी और सबसे कहा कि अरे वो मेरे शरीर के अंदर नहीं है, मेरे को छोड़ दो, अदरवाइज हम मर जाएंगे। घर वाले उसकी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उसके मुंह पर पानी पे पानी मारा जा रहा था। यहाँ पर अब रिया ना गुस्से से तिल मिला गई थी। रिया ने कभी भी अपने घर वालों के साथ ना बदतमीजी नहीं की थी, पर रिया उस दिन इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और वहां पर गुस्से से रिया के मुंह से गंदी गंदी गालियां निकल जाती है अपने मामा के लिए। पर फिर भी गालियां सुनने के बाद भी कोई ये प्रोसेस स्टॉप ही नहीं करता है। मामा जी को क्या लगता है कि ये बच्ची ने आज तक मेरे को गाली नहीं दी थी, आज ये गाली दे रही है, मतलब कि ये तो वो आत्मा ही हो सकती है। उसके बाद वो और जोर जोर से रिया के मुंह पर पानी फेंकने लगे। पर इसी बीच रिया की मम्मी के दिमाग में एक चीज आती है कि जब भी वो औरत रिया के शरीर में रहती है ना, रिया की आवाज इको कर रही होती है, पर अभी रिया की आवाज इको नहीं कर रही है, वो नॉर्मल आवाज में रो रही है। तब यहाँ पर उसकी मम्मी ने सबसे कहा कि यहाँ पर वो औरत रिया के शरीर में नहीं है, जल्दी से रिया का हाथ पांव खोलो, अदरवाइज मेरी बेटी मर जाएगी। जल्दी से जाकर के रिया के मुंह से तौलिया हटाती है, रिया के हाथ पांव को खोलती है। बेचारी रिया का चेहरा ना सूज करके बड़ा सा फूल गया था, उसका चेहरा नीला पड़ गया था। यहाँ पर ना रिया की मम्मी वीडियो कॉल पर ही उस बाबा को इतना डांटती है, इतना खरी खोटी सुनाती है ना कि अगर आपको ठीक से ये सब करने नहीं आता है ना तो मत किया करिए। आपके गलती के कारण आज मेरी बेटी की जान चली जाती, दोबारा अगर मेरे से मिलोगे ना तो पुलिस को फोन कर देंगे। ऐसा कहकर उसकी मम्मी फोन कट कर देती है। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि अब हम किसी ओझा तांत्रिक को अपनी बेटी को नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर ओझा तांत्रिक के चक्कर में मेरी बेटी मरने के कगार पर आ गई है। इन सब चीजों के कारण रिया की हालत तो बहुत ज्यादा नाजुक हो ही चुकी थी, लेकिन लास्ट में जो बाबा ने प्रोसेस किया ना, इसके बाद रिया तो खड़ी होने के लायक भी नहीं थी। इसके बाद उसे पानी चढ़ाया गया, बहुत सारे इंजेक्शंस लगे क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब रिया की मम्मी ने डिसाइड किया कि अब हम इसके पापा को फोन करके सारी सच्चाई बता देंगे, क्योंकि अगर अब मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो हम अपने पति को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जैसे ही रिया के पापा को सारी चीजों का पता चलता है, वो तो पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन वो फिर बोलते हैं कि अब हम अपनी बेटी को वहां पर 1 सेकंड भी रहने नहीं देंगे। वो जल्दी से एक पर्सनल गाड़ी बुक कर लेते हैं और अपनी बेटी को वहां से लेके शहर अपने ले आते हैं और अपने घर में लाके कोई भी झाड़ फूक नहीं करवाते। अब यहाँ पर जैसे ही रिया अपने घर आ जाती है, इसके बाद नहीं पता किस रीजन से रिया को ऐसी कोई भी चीजें फील नहीं होती, ना ही बड़ी मौसी उसकी दिखाई देती और ना ही छत पे दौड़ रही होती है। अब सबको क्या लगता है ना कि शायद रिया ठीक हो गई है और नहीं पता कोई भी रीजन के कारण वो बड़ी मौसी रिया के पीछे पीछे यहाँ घर तक नहीं आ पाई होगी। लेकिन नहीं, रिया के लाइफ में अभी बड़ी मौसी का और साथ ही साथ इतनी सारी परेशानियों का दी एंड नहीं होने वाला था। अब यहाँ पर ना लास्ट ईयर क्या होता है ना, रिया नानी घर छठ पूजा में जाती है। सबसे पहले तो रिया के पापा बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि अब हम अपनी बेटी को नानी घर नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर भी नानी ने, मम्मी ने, सबने समझाया कि अब रिया ठीक हो गई है और इतने महीनों से ऐसा कुछ तो हो भी नहीं रहा है रिया के साथ, तो चलो ना इसे ले जाते हैं और पूजा में ही ना जा रही है। अब रिया जब नानी घर छठ पूजा में जाती है ना नवंबर में, अब उसे फिर आभास होता है अपनी बड़ी मौसी का। पहले तो छत पे जाना रिया ने पूरी तरह से छोड़ दिया था, लेकिन रात में अचानक से रिया की नींद टूट जाती थी और उसे सुनाई देता था कि ऊपर छत में कोई जोर से पायल पहन के दौड़े जा रहा है और हंस रहा है। अब यहाँ पर नानी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तो लॉकडाउन नहीं है, अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम्हारा इसका परमानेंट इलाज तो हम करवा के ही छोड़ेंगे। इसके बाद देवघर से वो बाबा को फिर से यहाँ पर बुलाया गया।
वो प्रॉपर एक ताबीज बना के रिया को दिए और रिया को स्ट्रिक्टली बोला गया कि तुम इसे अपने गले से कभी भी नहीं उतारोगी। इसके बाद रिया अपने घर आ गई, सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी और रिया को अब बड़ी मौसी दिखाई नहीं दे रही थी। अब रिया को लगा कि फाइनली मौसी का पीछा मेरे से तो छूट गया। लेकिन अभी की बात है, रिया ने हमसे शेयर किया था 2 सप्ताह पहले क्या हुआ था ना, किसी शूट में रिया को वो ताबीज हटाना पड़ा था और रिया ने भी सोचा था कि अब सब चीज नॉर्मल हो गई है और घर में मेरे साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो शूट में वो हटा के अपनी फ्रेंड को वो ताबीज दे दी और पूरा शूट कर ली। और शूट करने के बाद वो गलती से भूल गई थी कि हमको ताबीज वापस से पहनना है। और उसी रात पता है उसके साथ क्या हुआ, वो वॉशरूम में जब अपने हाथों को धो रही थी ना, तो ग्रिल से उसे अपनी बड़ी मौसी दिखाई दी और वो वैसे ही रिया को प्यार से माइल्ड सी स्माइल दे रही थी। अब जैसे ही रिया अपनी बड़ी मौसी को देखती है, वो नल को वहीं पर खुला छोड़ के दौड़ के भागती है और अपनी मम्मी को कस के पकड़ लेती है कि मम्मी, मौसी हमको फिर से खिड़की पे दिखाई दी। अब यहाँ पर मम्मी सर पे हाथ रख के बैठ गई कि हे भगवान, तुम आखिर ये ताबीज क्यों खोली? तुमको कौन बोला था खोलने के लिए? अब इसके बाद रिया कान पकड़ ली कि हम जिंदगी में कभी भी ताबीज नहीं खोलेंगे और वो अभी भी ताबीज को अपने जान से लगा के रखती है ताकि मौसी का सामना कभी ना हो पाए। मतलब कि जब तक रिया के पास ताबीज है ना, तभी तक वो मौसी से सुरक्षित है। इसका कोई भी परमानेंट इलाज अभी भी नहीं मिला है। वी तो होप कि रिया की प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉल्व हो जाए एंड उसकी लाइफ नॉर्मल पटरी पर आ जाए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आप बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और ये फेस पहली बार देख रहे हो प्यारा प्यारा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके बताना कि आपका कलेजा धुकुर धुकुर हुआ कि नहीं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।